हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जेनी आई हब में। और आज भी हम अपना प्लेलिस्ट जो हमने जनरेटिव एआई के ऊपर कोर्स बनाना स्टार्ट किया था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक बार क्विकली आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि अभी तक हमने अपने इस सीरीज में सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था कि अगर हमें खुद का जीपीटी टाइप का कोई मॉडल एलएलएम मॉडल बनाना हो तो वो हम कैसे बना सकते हैं। उसकी जर्नी में हमने एंड टू एंड अभी तक सब कुछ पढ़ा कि उसमें डेटा को इंजेस्ट कैसे करेंगे, डेटा को प्रिपेयर कैसे करेंगे, मॉडल आर्किटेक्चर कैसे बनाएँगे ट्रांसफार्मर का, उसमें कौन से कंपोनेंट को कैसे कोड किया जाता है, किसका क्या मतलब है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने अपना मॉडल को ट्रेन किया था, एलएलएम मॉडल को एक छोटे से डेटा सेट के ऊपर। और हमने देखा था कि हमें एक प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक मिल रहा था, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट था, बट हमारा ये कोई अ, हमारे इनपुट के रेफरेंस में कोई सेंस नहीं बना रहा था। तो इसका रीज़न भी हमने बात किया था कि एक तो हमारा सबसे पहले इसमें डेटा बहुत ही कम लिया था हमने, छोटा-सा डेटा लिया था। तो इसीलिए कोई बहुत ख़ास आउटपुट आपको नहीं मिला, बट तब फिर भी आप देख सकते थे कि हमारा जो आउटपुट आया था, वो हमारा आउटपुट काफ़ी ग्रामर के हिसाब से काफ़ी सही था और इंग्लिश के वर्ड्स काफ़ी अच्छे से अरेंज थे। सो हमने कुछ हद तक एक अच्छा मॉडल बना लिया था। सो अब ये इसको आपको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले तो आप एक बड़े डेटा सेट पे इसको ट्रेन कर सकते हैं अपने मॉडल को। और उसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे हाइपर पैरामीटर हमने इंट्रोड्यूस किए थे, तो उन चीज़ों को भी हम चेंज करके दूसरे वैल्यूज़ डाल के इस मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। तो ये छोटा-सा मॉडल डेटा हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये हमारे लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि ये मॉडल ट्रेनिंग कितना टाइम लेगा। सो आप देख सकते हैं कि मेरे इस छोटे से डेटा सेट पे भी जिसमें हमारे पास अराउंड सिर्फ़ 5000 टोकन्स ही थे, उस पे भी मेरे मॉडल ने 774 मिनट्स लिया था ट्रेन होने के लिए, राइट? सो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, तो इसमें हमने बात की थी कि ये हमारा एक अगर आप देखेंगे तो ट्रेनिंग लॉस हमारा 0.391 था और वैलिडेशन लॉस 6.42 पे 452 पे स्टैग्नेंट हो गया था और जिसको हम कह सकते थे कि हमारा ये एक अच्छा ओवरफिटिंग का एग्ज़ाम्पल है। तो अभी इसमें यहाँ तक हमने मॉडल को ट्रेन कर लिया तो इसमें कई सारे क्वेश्चन्स हमारे पास आ सकते हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। आज हम उसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं और उसके बाद हम अपना एलएलएम जो हमने बनाने का सीरीज़ स्टार्ट किया था, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने लैंगचेन्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने और बीच-बीच में अब एक कुछ एप्लीकेशंस भी हम बनाने की बात करते रहेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस आज के बाद होने वाला है लैंगचेन्स के ऊपर, उसके बाद हम चलेंगे फाइन ट्यूनिंग के ऊपर, फिर रैग को डिटेल में पढ़ेंगे और हमारे लैंगचेन में जो भी टॉपिक आते रहेंगे काइंड काइंड लाइक प्रॉम्प्ट्स एंड एटसेट्रा, वो हम डिटेल में बात करते रहेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आप मेरे इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और थैंक यू फॉर कमिंग टू माय वीडियो। सो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, ये समझ में आएँगी। और अगर आपको कोई डाउट है तो ये हमारा सीरीज़ पूरा जनरेटिव एआई एंड टू एंड कोर्स चल रहा है जिसमें आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो का लिंक दिया हुआ है आपको प्लेलिस्ट का, आप उस पे जा सकते हैं और आप इस पूरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल और कोड रिलेटेड सारी बातें की हुई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले मैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ चलता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है टेम्परेचर स्केलिंग, जो कि हमारा मॉडल में हेल्प करता है चीज़ों को कंट्रोल करने में कि हमारे एक अगर आपसे कोई मोटा-मोटा पूछे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेफिनिशन है कंट्रोल्स द रैंडमनेस ऑफ द आउटपुट बाय इन्फ्लुएंसिंग द मॉडल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके? तो आज इसी चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टेम्परेचर स्केलिंग की ज़रूरत क्यों है? फिर हम देखेंगे टेम्परेचर स्केलिंग आखिर में होता क्या है? इसका क्या इम्पैक्ट है? और उसके बाद हम अपने मॉडल के ऊपर टेम्परेचर स्केलिंग को इंट्रोड्यूस करके देखेंगे, इससे क्या फ़र्क आ रहा है मेरे आउटपुट में। ओके? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो सबसे पहले हमारा जो कोड हमने अभी तक लिखा था, उसका एक पीस ऑफ मैंने यहाँ पर कोड लिया हुआ है, जो हमने लास्ट किसी वीडियो में इसको लिखा था, जिसमें हम टेक्स्ट जनरेट कर रहे थे अपने जो भी हमारे लॉजिक्स आए थे उसके ऊपर। तो आपको याद होगा, तो हमारा जो मॉडल होता है, वो हमें आउटपुट देता है जिसमें हमारे पास कुछ लॉजिक्स आते हैं, जिनका हमने नाम लॉजिक्स दिया था, राइट? फिर हमने क्या किया था, लॉजिक्स में जो भी हमारी प्रोबेबिलिटीज़ आई थी सॉफ्टमैक्स लगाने के बाद, उसको हमने जो सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी, जो हमारी सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी, उसको उठा के हमने बोला कि हमारा नेक्स्ट वर्ड ये होगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक तरीके से अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, तो मैंने इसको बोला जब भी मैं तुम्हें इनपुट दूँ आई लाइक लेट्स से आई लाइक या जब भी मैं तुमको इनपुट दूँ आई लाइक,
तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम्हारी डिक्शनरी में जितने भी टोकन्स हैं, उस टोकन्स में तुम सबसे हाईएस्ट वाली प्रोबेबिलिटी जिस टोकन की होगी, उसको यहाँ पे फिट करना। सो मान लीजिए मैंने ऐसा डेटा फीड किया कि मेरे मॉडल ने सीखा कि आई लाइक के बाद चॉकलेट आना चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल, राइट? तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अब जो मैंने इसको आर्गमेस यूज किया है, तो इससे क्या होगा कि हर बार जब भी मेरा इनपुट आई लाइक होगा, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, चॉकलेट। तो यानी कि मेरा सेंटेंस हमेशा ये बनेगा, आई लाइक चॉकलेट। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को उठा रहे हैं अपने सारे सीरीज से। एक बार अगर आपको नहीं याद आया है तो एक बार वापस चलते हैं यहाँ पर, ये शायद आपको डायग्राम देखकर याद आ जाए, नहीं तो आप एक बार पीछे का रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था, एवरी एफर्ट मूव्स, या फिर हमने क्या किया, एवरी के बाद हमारे डिक्शनरी में जितने भी टोकन्स थे, उन सबकी प्रोबेबिलिटी हमारी आउटपुट आई थी, राइट, लॉजिक्स में, मॉडल से। फिर हमने क्या किया, जिसका सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी था, मान लीजिए यहाँ पर 0.17, इसको हमने बोला तुम्हारा ये नेक्स्ट आउटपुट होना होगा, राइट। फिर हमने बोला एफर्ट के बाद कौन सा वर्ड आएगा, जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हो, वो आपका नेक्स्ट वर्ड होगा। इसी तरह एवरी एफर्ट मूव्स के बाद फाइनल आपका आउटपुट क्या आएगा, वो वर्ड जिसका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, वो वर्ड आपका आउटपुट होगा हमारे फाइनल। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर जब ये हमारा आउटपुट आ गया था, लॉजिक्स का आउटपुट आ गया था, उसमें हमने सॉफ्टमैक्स लगाया, जिससे कि वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाए। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आर्गमैक्स लगाया, राइट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि अगर आप सोचे ध्यान से, तो हमारा चैट जीपीटी हमें कई तरह के आंसर दे सकता है सेम टास्क के लिए, राइट। वो काफी क्रिएटिव आउटपुट भी दे सकता है हमको, काफी डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट भी दे सकता है हमको, या मतलब जैसा हम चाहे वो यहाँ पर हर बार आई लाइक चॉकलेट ही नहीं देता है, आई लाइक यहाँ पर मशीन लर्निंग भी दे सकता है, राइट। सो इसका मतलब ये है कि जो मेरे मॉडल में मैंने आर्गमैक्स यूज किया है, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो मेरा मॉडल क्रिएटिव नहीं हो सकता। तो पहला प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। ओके, तो इस चीज को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो अभी हमने क्या किया कि हमारे पास मान लीजिए ये हमारी कुछ प्रोबेबिलिटीज आई हैं, है ना, लॉजिक हमारा मॉडल से ये हमारी कुछ प्रोबेबिलिटीज आई हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मॉडल को बोल रहा हूँ कि भाई जिसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है उसको उठा लो और उसके अगेंस्ट में कौन सा टोकन है वो मुझे आउटपुट रिटर्न कर दो। बट इंस्टेड अगर मैं इस मॉडल को यहाँ पर आर्कमेस के बजाय किसी तरह से इन टोकन्स की सैम्पलिंग कर दूं, राइट, मैं यहाँ से कुछ सेट ऑफ वर्ड्स जिनकी प्रोबेबिलिटी कुछ अच्छी खासी हो, उन सेट ऑफ वर्ड्स को उठा लूं और उसमें से रैंडमली, राइट, रैंडमली मैं आउटपुट को लेकर आऊं, तो ये मेरा आउटपुट जो है ये बार बार चेंज होता रहेगा एज पर माई रिक्वायरमेंट, राइट। तो पहली प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई, यहाँ पर मुझे हर बार एक ही टोकन नहीं चाहिए एज आउटपुट, तो इसको आर्गमैक्स हटा के मैं यहाँ पर एक सैम्पलिंग मेथड लगा सकता हूँ, जिससे कि मेरे कुछ पूरे के पूरे मेरे लॉजिक से कुछ सेट ऑफ टोकन्स उठकर आ जाएं, और उसके बाद मैं उसमें से रैंडमली कुछ प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट करूं, और जो भी प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट हो उसके अगेंस्ट में जो टोकन हो वहां पर ये मेरे आउटपुट यहाँ पर मिलने लगे, राइट। तो पहला प्रॉब्लम ये हो गया। अब इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे आर्गमैक्स की जगह मल्टीनोमियल यूज करेंगे, ओके, जिससे कि हमारी सैम्पलिंग हो जाएगी, यहाँ से कुछ सैंपल्स आ जाएंगे। और सैम्पलिंग हमारा आपको पता होगा मल्टीनोमियल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग के ऊपर काम करता है, जिससे कि हमारे कुछ सैंपल्स उठ के आ जाते हैं। अब वो सैंपल में कौन से वर्ड लेता है ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आपका मल्टीनोमियल कुछ इस तरह से काम करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है, और जो मीन के आसपास के आपके टोकन्स होंगे वो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में सेलेक्ट हो जाएंगे, राइट। ओके, तो यहाँ तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ से कुछ सैंपल्स टोकन तो ले लिए, लेकिन अब इनमें से प्रिडिक्शन कौन सा वाला आएगा, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा होता है टेम्परेचर स्केलिंग। सो अगर थ्योरेटिकली बात करें, तो टेम्परेचर स्केलिंग की जितनी वैल्यू आप लो रखेंगे, यानी कि जीरो के करीब रखेंगे, उतना आपका डिटर्मिनिस्टिक आंसर आएगा, यानी कि आपका वो टोकन उठेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और अगर आप टोकन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो आपके मॉडल में क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, तो आपके इन सेलेक्टेड वर्ड में से कोई भी वर्ड आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती जाएगी, और आपका आंसर कुछ भी उस केस में क्रिएटिव होता जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसको चलिए बात करते हैं अभी थोड़ी देर में डिटेल में। बट आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया कि अभी टेम्परेचर स्केलिंग की हमें क्यों जरूरत है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर स्केलिंग को की डेफिनेशन को समझने में। ओके, कि टेम्परेचर स्केलिंग आया कहाँ से, इसका डेफिनेशन क्या है और इसका यूज क्या है। ओके, उसके बाद हम अपने
एलएलएम के रेफरेंस में टेम्परेचर स्केलिंग की बात करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर स्केलिंग का, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और कहाँ से आया है। ओके, सो मान लीजिए एक हम न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं। हमने एक मान लीजिए हम एक न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं जिसमें हमारा 3 इनपुट है, x1 एक वेक्टर है, x2 एक वेक्टर है, x3 एक वेक्टर है, राइट? तो हमारा कुछ न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ये हमारे इनपुट नोड्स हैं, इनपुट न्यूरॉन्स हैं। इसके बाद हमारे कुछ हिडन न्यूरॉन्स होंगे, राइट? इस तरह से। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहले अगर ये x1 इनपुट गया जिसका डायमेंशन मान लीजिए 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 इनपुट नोड लिए हैं। तो हमारा आउटपुट आता है y1। y1 इज नथिंग बट लेट्स से 0 कैटेगरी है। ओके, देन x2 वेक्टर गया तो हमारा आउटपुट आता है y2 दैट इज 1 कैटेगरी। x3 इनपुट गया तो हमारा आउटपुट आता है कैटेगरी 2। ओके, तो यानी कि मैं यहाँ पे एक डेटा सेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे कुछ इनपुट्स हैं और आउटपुट में मेरे 3 लेवल्स हैं, 0, 1 एंड 2। ओके, तो जब मैं प्रेडिक्शन करने जाता हूँ इस मॉडल से तो मेरे पास क्या आउटपुट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे पास आउटपुट आना चाहिए कि जब मैंने अपना एक इनपुट पास किया x1 लेट से, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए एज ए 0, राइट? जब मैं अपना x2 वेक्टर पास करूँ तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1। यहाँ पे 1 आना चाहिए, राइट? बट एक्चुअल में होता क्या है? एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? नहीं। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है कि हमें यहाँ पे अगर हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन से पहले की बात करें, मान लीजिए अभी हमने सॉफ्टमैक्स नहीं लगाया है, तो हमें हर आउटपुट के अगेंस्ट में एक नंबर मिलता है, जिसको हम लॉजिक्स बोल रहे थे, राइट? तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, मान लीजिए आपको आउटपुट मिला y1 के अगेंस्ट में 1.8, ये समथिंग जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1.8, यहाँ पे -2.5 दूसरा वाला और तीसरा वाला -1.25, करेक्ट? फिर हम इसमें से उठाकर देखते हैं हाईएस्ट कौन सा है, उसकी उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद वहां से उठाते हैं, तब हमको आउटपुट, हम उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं कि हमारा आउटपुट 0 होना चाहिए, राइट? तो ये तो हो गई प्रेडिक्शन की बात। बट ट्रेनिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? ट्रेनिंग के टाइम में हमने क्या कंसीडर किया अभी तक? ट्रेनिंग के टाइप में अगर आप देखो, तो ट्रेनिंग के टाइम में हमको यहाँ पर ये जो 3 लॉजिक्स मिले हैं, इनको कंपेयर करना है इन वैल्यूज से, राइट? कि हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या होना चाहिए। सो अब ये अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है 3 वैल्यूज, राइट? दैट इज 1 वेक्टर। बट हमारा हर इनपुट के अगेंस्ट में जो आउटपुट है वो है एक स्केलर वैल्यू, अगर आप देखें तो, राइट? तो अगर जब मैं x1 इनपुट दूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा लॉजिक्स में? मेरे पास y1 के अगेंस्ट में एक नंबर होगा, y2 के अगेंस्ट में एक नंबर होगा, y3 के अगेंस्ट में एक नंबर होगा, राइट? और मुझे कंपेयर करना है y1 की वैल्यू से जो कि 0 है, एक कैटेगरी 0 है, राइट? सो यानी कि मेरे पास एक वेक्टर और एक स्केलर को कंपेयर करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। नहीं आई तो एक बार फिर से बात करते हैं। जब मैं अपने x1 इनपुट को पास करूंगा अपने एलएलएम मॉडल से या किसी न्यूरल नेटवर्क मॉडल से, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? मेरे पास 3 लॉजिक्स वैल्यूज आएंगी, राइट? अभी मैं सॉफ्टमैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो हम अभी समझेंगे सॉफ्टमैक्स भी क्यों लगाते हैं, राइट? तो यहाँ पर मेरे पास ये 3 वैल्यूज आएंगी। ऐसे ही मैं जब x2 पास करूंगा तो ये 3 अलग वैल्यूज आएंगी, करेक्ट? और x3 जब मैं पास करूंगा तो मेरे पास 3 अलग वैल्यूज आएंगी। बट मुझे मॉडल को ट्रेन करते टाइम क्या करना है? मुझे y की एक्चुअल वैल्यू से अपने इस प्रेडिक्टेड वैल्यू को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, वो तो सबसे पहले मेरा ये एक स्केलर क्वांटिटी है इधर की एक्चुअल वैल्यू, और जो मेरे पास वैल्यू आई है वो मेरे पास आई है एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? तो सब इसके लिए हम फिर यूज करते हैं कि जो हमारा ये आपका y1 y2 एक्चुअल वैल्यू होता है, इसको हम वन हॉट एनकोडिंग कर देते हैं। तो इसको इंस्टेड ऑफ 0 लिखने के हम जो 0 वैल्यू आनी चाहिए थी उसको 1 0 0 कर देते हैं, राइट? जब y2 की बारी आती है तो हम उसको क्या लिख देते हैं? 0 1 0, राइट? जब y3 की बारी आती है क्या लिख देते हैं इसको हम? 0 0 1। सो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये काइंड ऑफ हमने क्या किया, इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, राइट? क्योंकि हमारे सारे वैल्यू पॉजिटिव में है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वेक्टर के अंदर या इन सबका सम 1 है और इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के बीच में है। तो ये सारे की सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की क्वालिटी को क्वालिफाई करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। बट अब हमको इस चीज को कंपेयर करना है मॉडल को ट्रेन करने के लिए, लॉस फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू से जो हमारे पास लॉजिक से आया हुआ है, राइट? तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर नहीं है, करेक्ट?
सो मुझे जब इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर को इससे कन्वर्ट करना है, तो मुझे इन चीज़ों को भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने की कोई टेक्निक खोजनी होगी। इसीलिए सबसे पहले हम आप यहाँ पे देखेंगे लॉजिक्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका, इन नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल लगाते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में पावर होती है कि किसी भी नेगेटिव नंबर को वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करते हैं इन नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, तो इनको हम अप्रॉक्सिमेटली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखने के लिए डिवाइड कर देते हैं सम ऑफ टोटल से, राइट? तो ये हमारा बन जाता है, जो कि हमारा सॉफ्टमैक्स फंक्शन होता है, जिससे हमारे ये नंबर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हम इसको करके देखेंगे पाइथन में और आपको समझ में आएगा अगर नहीं आ रहा है तो। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ नंबर्स में, जो अप्रॉक्सिमेटली प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने लगते हैं इन सारे नंबर्स के अगेंस्ट में, राइट? तो इसीलिए हम सॉफ्टमैक्स फंक्शन यूज करते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को हम फिर वहां पे कंपेयर करते हैं, ओके? लेकिन तो चलिए पहले हम इतना करके देखते हैं, फिर देखते हैं इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने कोड वाले जुपिटर नोटबुक में, और यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास लॉजिक्स है जिनमें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, जो हमने यहाँ पे दिखाया था आपको एग्जांपल में। वही नंबर यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरा लॉजिक्स एज आउटपुट आया है। इस पे मैंने आर्गमैक्स लगाया, तो ये सबसे पहले मुझे क्या देगा कि 0th इंडेक्स का जो वैल्यू है वो मेरा सबसे हाईएस्ट है, राइट? तो सबसे पहले हम ये कर रहे थे अभी तक, बट अब हम इनको ट्राई कर रहे हैं कन्वर्ट करने में। सबसे पहले क्या करेंगे, इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज कर लिया इन लॉजिक्स के ऊपर। फिर हमारा नंबर देखिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये प्रोबेबिलिटी के तरीके से नहीं बिहेव कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इनके सम से ही इनको डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए ये हमारी जो वैल्यूज हो गई, पहली वैल्यू हो गई 0.94, दूसरी हो गई 0.011, तीसरी वैल्यू हो गई 0.041, करेक्ट? तो ये हमने नॉर्मलाइज कर दिया। तो अब यहाँ तक जो अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ा, ये हमने यहाँ पे करके देखा। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में ये हमारे आउटपुट आ गए। अब हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं चीजों को और अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। बट क्या इस इशू के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंज है? सो आइए उस पे बात करते हैं। सो चूंकि हम कुछ नंबर्स को प्रोबेबिलिटी के तरह रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पर x की 100 वैल्यूज ली है मैंने, जो कि -4 से 8 के बीच में है, और फिर इनके ऊपर एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया है, ओके? और फिर इस x और y को मैंने प्लॉट करके यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर हमारे अप्रोक्सीमेटली जब इनपुट वैल्यू -4 से 4 के बीच में थी, तो हमारे इनपुट और आउटपुट का रिलेशन में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा था, या छोटा-छोटा चेंज पे छोटा-छोटा चेंज आ रहा था। बट जैसे ही मैं 4 के बाद आगे बढ़ना शुरू किया, तो सिर्फ 4 से 8 पहुँचने में आप देखेंगे इनपुट में छोटा-सा भी चेंज आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, करेक्ट? क्योंकि हम एक्स्पोनेंशियल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है मेरा, कि जब मैं इनपुट में एक पॉइंट के बाद छोटा-सा भी चेंज कर रहा हूँ, आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, करेक्ट? तो आपको ये यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं। सो क्या हम इस ग्राफ को देखकर ये कह सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल हम कर रहे हैं, एक्सपोनेंशिएशन, ये आपके रिलेटिवनेस को प्रिजर्व करने में उतना इफेक्टिव नहीं है, राइट? कभी ये फेल भी हो सकता है उस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इनपुट में छोटा सा चेंज आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, राइट? सो ये एक प्रॉब्लम आपको लगती होगी या लग रही होगी अब, करेक्ट? सो इसको अब हैंडल कैसे करें? सो इसको हैंडल करने के लिए हमने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया जिसको बोला जाता है टेम्परेचर। सो इन लॉजिक्स को सॉफ्टमैक्स लगाने से पहले हम इन जो हमारी वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को हम कम ज्यादा करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इस गैप को जो हमारे इस ग्राफ में दिखे, और इसी को बोला जाता है टेम्परेचर स्केलिंग, ओके? सो एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया। लॉजिक्स के बाद जो हम डायरेक्ट सॉफ्टमैक्स लगा रहे थे, उस सॉफ्टमैक्स को लगाने से पहले हम एक टेम्परेचर स्केलिंग टर्म यूज करते हैं, और अपने सारे लॉजिक्स को क्या करते हैं, इस टेम्परेचर वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, ओके? तो देखिए देखते हैं, आइए हमने क्या किया, हमने एक सॉफ्टमैक्स फंक्शन यहाँ पे बनाया जिसमें हम अपने लॉजिक्स को पास कर रहे हैं और टेम्परेचर को पास कर रहे हैं, और टेम्परेचर की डिफॉल्ट वैल्यू को 1 रख रहे हैं, ओके? इन केस आपको टेम्परेचर की में कोई चेंज नहीं करना है, जो वैल्यू जैसी आ रही थी वैसा ही चाहिए, तो ये बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस यू पास सम वैल्यू ऑफ टी, ओके? तो यहाँ पे हमारा लॉजिक्स जो था एक्चुअल, उसको हमने सबसे पहले सॉरी यहाँ पे एरे में कन्वर्ट किया, एनपी एरे में।
फिर हमारा मेन स्टेप स्टार्ट होता है। सो एक्सपोनेंशियल लॉजिट्स इज इक्वल टू हमने क्या किया, जो हमारा लॉजिट्स आया था उसको टी से डिवाइड किया और उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल लिया है, राइट। उसके बाद हमने सम निकाला है सारी वैल्यूज का और हमने रिटर्न किया है एक्सपोनेंशियल लॉजिट्स डिवाइड बाय सम। तो ये हमारा शॉर्टमैक्स फंक्शन है जो हमारा पहले की तरह ही काम कर रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, हम लॉजिट्स को टी से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे, लॉजिट्स की 3 वैल्यूज ली, सेम जो हमने भी यहाँ पे अभी तक बात की। अब इस पे हमने ये वाला फंक्शन शॉर्टमैक्स फंक्शन अप्लाई किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे आउटपुट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, सेम आउटपुट आ रहा है जो पहले आया था। क्यों? क्योंकि टी की वैल्यू हमारी डिफॉल्ट 1 ली हुई है हमने। लेकिन अब मैं अगर टी की दूसरी वैल्यू लेता हूँ दैट इज 1.5, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो 0th इंडेक्स था जो 0.94 दिखा रहा था प्रोबेबिलिटी पहले, अब क्या आ रहा है 0.85, और बाकी दूसरे वैल्यूज भी चेंज हुए हैं, राइट। मैं टी की वैल्यू को और बढ़ाता हूँ, तो अब आप देखिए मेरे 0th इंडेक्स की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई, बाकियों की थोड़ी बढ़ गई। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा था उसको ये हम इस टी वैल्यू से कंट्रोल कर पा रहे हैं, और यही है टेम्परेचर स्केलिंग का काम, जो हमें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देता है। पता नहीं हम कह नहीं सकते कि कितना ये रिलेटिवनेस को क्लोज रखने में या रिलेवेंट रखने में कारगर है, बट यस, इस चीज से हम कंट्रोल कर सकते हैं चीजों को और मोर रिलेटिवनेस वाले आंसर जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेम्परेचर स्केलिंग पैरामीटर। तो आई होप आपको थ्योरेटिकल पार्ट टेम्परेचर स्केलिंग का समझ में आया, और इसका क्या यूज है, क्यों यूज है, ये चीज आप समझ सके। और आपसे कोई अगर इंटरव्यू या कहीं पे पूछता है टेम्परेचर स्केलिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में नहीं देखा है टेम्परेचर स्केलिंग की डेफिनेशन को कोई डिटेल में समझा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया आपको समझाने के लिए। बिकॉज आप कहीं भी मोस्ट ऑफ द वीडियोज में देखेंगे लोग सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि इससे आपकी क्रिएटिविटी पैरामीटर है, और इसको घटाने या बढ़ाने से आपके मॉडल में क्रिएटिविटी की चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने एलएलएम मॉडल के लिए, राइट। सो आई होप आपको थ्योरेटिकल पार्ट इसका समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं टेम्परेचर स्केलिंग को अपने मॉडल में हम कैसे यूज करेंगे जो हमने अभी तक जीपीटी मॉडल बनाया है। ओके, सो हमारे जीपीटी मॉडल में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, लेट मी टेक अनदर कलर, लेट मी टेक रेड कलर। सो यहाँ पर आर्क मैश की जगह हम यूज करेंगे मल्टीनोमियल, जिससे क्या होगा, हमारे जो भी आउटपुट आ रहे थे, जो भी आउटपुट आ रहे थे अभी तक, उसमें से हम एक सैंपलिंग करेंगे, और इस सैंपलिंग की प्रोबेबिलिटी को हम अपने टेम्परेचर स्केलिंग से कंट्रोल करेंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि हम टेम्परेचर को जैसे जैसे घटाते या बढ़ाते हैं, हमारे ये प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज चेंज होती रहती है। और जब ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी, तो जब हमारा मॉडल होगा जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पे सैंपलिंग कर रहा है, तो इन की जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, लेट्स से हमें डिटरमिनिस्टिक आंसर चाहिए, तो टी की वैल्यू को हम छोटा कर देंगे, तो हमारे जो सबसे मोस्ट कॉमन आंसर जो आना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाईएस्ट हो जाएगी, और हमको यही आउटपुट मिलता रहेगा जो हमें चाहिए, राइट। वही वर्ड उठता रहेगा इस सैंपलिंग से भी। और अगर हमको बहुत क्रिएटिव आंसर चाहिए, तो आप देखते हैं हम टी की वैल्यू जब बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो एक्चुअल वाली थी उसकी कम हो रही है, बाकियों की बढ़ रही है। मतलब जब हम इसकी वैल्यू को और बड़ा कर देंगे, वैल्यू लेट्स से यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ, देखते हैं क्या चेंज आता है। तो देखिए ये 0.5 हो गया, ये 0.2 हो गया, ये 0.2 हो गया, राइट। इसी तरह इसको अगर मैं और बड़ा कर दूं, लेट्स से 10 लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो अब आप देखेंगे ये सारे प्रोबेबिलिटीज आपस में बहुत क्लोज आ गए। तो अब जब मेरी इस मल्टीनोमियल से सैंपलिंग होगी, तो इसमें से इन तीनों टोकन्स के सेलेक्ट होने के चांसेस ऑलमोस्ट इक्वल होते जा रहे हैं, राइट। सो अब मेरे पास क्या होगा कि जब भी मैं मुझे कुछ क्रिएटिव आंसर चाहिए, तो इन 3 टोकन में से कोई भी टोकन यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल सकता है, और उस केस में मुझे एलएलएम मेरा क्रिएटिव आंसर देगा। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि जब मुझे डिटरमिनिस्टिक आंसर चाहिए, तो मुझे टी की वैल्यू को कम रखना है, और जब मुझे बहुत क्रिएटिव आंसर चाहिए, जैसे मैं कोई क्रिएटिव राइटिंग कर रहा हूँ, या मैं कोई स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं कोई जोक्स या इस तरह से कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत क्रिएटिविटी की जरूरत है, तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू को उस तरह से स्केल कर सकता हूँ, और मुझे क्रिएटिव आंसर्स मिलने लगेंगे। और अगर मुझे डिटरमिनिस्टिक आंसर चाहिए, तो मैं टेम्परेचर की वैल्यू को, सो इट मीन्स ये अब हमारे कंट्रोल में आ गया कि हम अपने मॉडल से कैसा परफॉर्म करवाना चाहते हैं, उस चीज को हम एक टेम्परेचर स्केलिंग पैरामीटर से अपने हाथ में ले सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा एक हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एक पैरामीटर हो गया, जिसको हम अपने मॉडल ट्रेनिंग में एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। तो आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ, आपको चीजें समझ में आई। तो अब चलिए इसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने कोडिंग वाले पार्ट पर आते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक वोकैब बनाया है। ओके, मैंने बड़ा सा
5 टू 7 जो हम 50275 लेंथ का नहीं ले रहे हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ 8 वर्ड्स लिए हुए हैं, 9 वर्ड्स, जिसमें क्लोजर, एवरी, एफर्ट, फॉरवर्ड और ये सारे आपके टोकन्स हैं। फिर मैंने एक इनवर्स वोकैब भी बनाया है जिसमें हमारा आईडी के अगेंस्ट में टोकन है, जिससे कि मैं रिकन्वर्ट कर सकूं मेरे आईडीज को टोकन में, जस्ट टू शो यू। ओके, फिर अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास हमारे एलएलएम मॉडल से ये कुछ आउटपुट आए थे हमारे। ओके, क्योंकि हमारे पास टोटल 9 टोकन्स हैं, तो हमारे पास मॉडल से हर रो में 9 टोकन्स आएंगे और इनके अगेंस्ट में एक नंबर होगा, राइट, आपको याद होगा। तो हमारे पास यहाँ पे 9 नंबर्स है हमारे मॉडल से, मान लेता हूँ मैं, ये एग्जांपल है। सो अब मैं इन वैल्यूज को एक नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, 0.1 से पहले, फिर 5 से पहले। ओके, 5 से। अब आपको समझ में आ रहा है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? ये काइंड ऑफ हमारा टेम्परेचर स्केलिंग नंबर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज हो गई, एक मेरा एग्जैक्ट वैल्यू हो गई जो कि हमारा न्यू नेक्स्ट टोकन लॉजिक्स में है, दैट इज 4 पॉइंट, ये जो भी वैल्यू है। ओके, दूसरी वैल्यू हो गई जब मैंने 0.1 से डिवाइड किया, तीसरी वैल्यू हो गई जब मैंने 5 से डिवाइड किया। अब मैं बारी बारी इन दोनों पर प्रोबेबिलिटीज आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता हूँ। तो अब जब इसकी प्रोबेबिलिटी लेंगे या शॉर्ट मैक्स लगाएंगे, तो इस वाले वैल्यू पे जिसमें मैंने 0.1 से डिवाइड किया है, तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी किस तरह से आ रही है। पहली वैल्यू बहुत छोटी है, दूसरी वैल्यू भी बहुत छोटी है, और इस तरह से आप देखेंगे जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है मेरी ये वाली है, और इसके आसपास भी कोई और प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जब मेरा यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे टी की वैल्यू 0.1 रखा है, तो मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यही वाला टोकन एज ए आउटपुट मिलेगा। लेकिन जब मैंने 5 से डिवाइड किया, तो अब देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज हुआ। तो अब देखिए, अब इसकी इन सब की प्रोबेबिलिटी को देखिए आप सारे वर्ड्स की। तो सबसे जो हाईएस्ट मेरी प्रोबेबिलिटी वाला टोकन है वो शायद ये वाला है 0.24। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा है ये 0.22 है। ओके, और इसके भी आसपास हमारे पास एक और है 0.15। सो अगर मेरा सैंपलिंग इन 3 टोकन को सेलेक्ट करता है, तो इन तीनों टोकन के आउटपुट में आने के आपके लगभग लगभग सेम चांसेस हैं, राइट। सो आपको ये टोकन भी एज आउटपुट मिल सकता है, ये टोकन भी एज आउटपुट मिल सकता है, और ये टोकन भी एज आउटपुट मिल सकता है। हो सकता है और भी टोकन आपको एज आउटपुट मिल जाए, राइट। सो ये है आपके टेम्परेचर स्केलिंग का फायदा, और इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, या आई होप आपको समझ में आ गया। तो जब भी आपको बहुत ही क्रिएटिव आंसर आपने एलएलएम मॉडल से जनरेट करवाना है, तो आप टेम्परेचर स्केलिंग की हाई वैल्यू लेंगे, और अगर आपको डिटर्मिनिस्टिक आंसर चाहिए तो आप टेम्परेचर स्केलिंग की लो वैल्यू लेंगे। ओके, सो अब एक बार इसको हम फिर से यहाँ पे देखते हैं कैसे इस फंक्शन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाने की कोशिश की है जिसमें सॉफ्टमैक्स फंक्शन विद टेम्परेचर लिखा है, और इसके बाद ये लॉजिट्स इसमें इनपुट पास करूंगा और टेम्परेचर एज इनपुट पास करूंगा। फिर मेरा स्केल लॉजिक्स हो जाएगा जो कि मैं टेम्परेचर से डिवाइड करूंगा। उसके बाद में उसका सॉफ्टमैक्स ले लूंगा वैल्यूज का, जो कि मुझे एज आउटपुट मिलेगा। ओके, सो अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर की 3 वैल्यूज के साथ अपने फंक्शन को टेस्ट करने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटीज आती है मेरी। ओके, और इनको मैंने प्लॉट किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। मैंने टेम्परेचर के इज इक्वल टू 1 रखा, जो कि ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.1 रखा, और टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 रखा। फिर देखते हैं हमारा क्या डिफरेंस आ रहा है टोकन सिलेक्शन में। सो जब मैंने टेम्परेचर की वैल्यू को 0.1 रखा, तो यहाँ पे देखिए आप ऑरेंज बार मुझे बोल रहा है एवरी स्टेप मूव्स यू के बाद आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आउटपुट आएगा फॉरवर्ड, जब मैं टेम्परेचर की वैल्यू 0.1 रख रहा हूँ। सो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ फॉरवर्ड सेलेक्ट हुआ है, राइट। जब मैंने टेम्परेचर की वैल्यू को 1 किया, तो अब आप देखिए कि 60% टाइम अप्रोक्सीमेटली मेरा फॉरवर्ड वर्ड सेलेक्ट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अप्रोक्सीमेटली 35% ऑफ टाइम मेरा टू वर्ड वर्ड भी सिलेक्ट हुआ है टोकन, और कुछ टाइम पे क्लोजर टोकन भी सिलेक्ट हुआ है, राइट। जो दैट मेक्स सेंस कि एवरी एफर्ट मूव्स यू के बाद जरूरी नहीं कि फॉरवर्ड हो नेक्स्ट सेंटेंस, राइट। आपका टूवर्ड्स भी हो सकता है और क्लोजर भी हो सकता है, विच मेक्स सेंस। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 पे मेरे पास चांसेस हैं कि मेरा आउटपुट क्लोजर भी आएगा और टूवर्ड भी आएगा। नेक्स्ट हो गया मेरा, जब मैंने टेम्परेचर को 5 किया, तो अब आप देखिए मेरे सारे टोकन्स की प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो गई, यानी कि कुछ टाइम पे आपका एवरी एफर्ट मूव्स यू के बाद पिज्जा भी आ सकता है एज एन आउटपुट, जो कि कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव हो गया। ओके, सो इस टेम्परेचर स्केलिंग को आपको जब भी मॉडल में सेलेक्ट करेंगे तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि कुछ इररिलेवेंट आंसर ना आ जाए, जो कि बिल्कुल ही इररिलेवेंट हो। तो दैट इज, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है पिज्जा भी सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए जब मैंने टेम्परेचर को 5 कर दिया। ओके, तो आई होप आपको अभी यहाँ तक समझ में आ गया कि हम टेम्परेचर स्केलिंग में क्या करना चाह रहे हैं, उससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, राइट। कैसे इसको यूज करेंगे, तो आइए अब हम इस चीज को अपने मॉडल में इंट्रोड्यूस करते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे। तो जो हमारा जनरेट वाला फंक्शन था
उसको हमने थोड़ा-सा चेंज किया है, यहाँ पर हमने एक पैरामीटर इंक्रीज़ किया है, दैट इज़ टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0.0। फिर हम बात करते हैं फॉर, यहाँ पर हमने एक लूप लगाया, यहाँ पे अपने लॉजिक्स को कॉल किया, फिर यहाँ पर हमारा मेन जो टेम्परेचर स्केलिंग है, ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, सो इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो आई थिंक थोड़ा लेंदी हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर टेम्परेचर मेरा 0 से बड़ा हो रहा है, कोई वैल्यू ले रहा है, तो मैंने वही काम यहाँ पर किया है, लॉजिक्स इज़ इक्वल टू लॉजिक्स को टेम्परेचर से डिवाइड किया है, फिर प्रोबेबिलिटीज़ निकाली है और नेक्स्ट आईडी सेलेक्ट करने के लिए अब मैंने आर्गमैक्स नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे मल्टीनोमियल यूज़ किया है, जो अभी अब तक हमने डिस्कस किया। ओके? तो यहाँ पे अब मेरे पास हमेशा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड नहीं आएगा, ये मेरा एक सैंपलिंग टेक्निक से आएगा। ओके? फिर मैंने इसको बोला कि अगर कोई टेम्परेचर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के बजाय 0 या नेगेटिव में दे दे, तो वहाँ पे आप आर्गमैक्स यूज़ कर लो। इन केस आपको चाहिए ही कि आप मैक्सिमम वैल्यू वाला इस तरह का आपका रिक्वायरमेंट है, तो आप इस तरह से मैंने इसको चीज़ों को एडजस्ट कर दिया, राइट? तो यहाँ पे मैंने इफ एल्स से इसको कंट्रोल कर लिया, तो एल्स में मेरा आर्गमैक्स डाल दिया और अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप 0 से ऊपर देते हो, तो आप अपने मॉडल को क्रिएटिव बना सकते हो और अगर आपको चाहिए कि आप हमेशा एक ही टोकन को यूज़ करो, तो आप यहाँ पे आर्गमैक्स भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को 0.1 के आसपास रखोगे, तो आपने देखा कि आपका एक ही टोकन बार-बार आने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं, राइट? तो बस ये चीज़ हमने यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया और इस अपने इनपुट आईडीज़ को कन्वर्ट किया है टोकन्स में और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इन इस फंक्शन को यूज़ करके अब हमारा मॉडल कैसा आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारा, मैंने इसको इनपुट दिया एवरी एफर्ट मूव्स यू, बाकी हमारा सब कुछ सेम है जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ पर एक चीज़ हमने नई और इंट्रोड्यूस की है, दैट इज़ मैक्स न्यू टोकन। आई डोंट रिमेंबर अगर ये हमने बात किया था लास्ट टाइम, बट लेट्स टॉक फॉर अ मिनट अबाउट दिस पैरामीटर, दैट इज़ मैक्स न्यू टोकन। तो मैक्स न्यू टोकन इज़ समथिंग जो आप अपने मॉडल को देते हो कि इतने टोकन मुझे ज़रूरत है एज़ ए आउटपुट, सो दैट आपका मॉडल सिर्फ़ इतने टोकन का ही आउटपुट देगा और इससे ज़्यादा का आउटपुट आपको नहीं देगा। सो इतने ही टोकन्स की आपको ज़रूरत होती है और ये हमारा डिसाइड करता है कि कितने आपके मॉडल से आउटपुट में टोकन आएँगे। ये कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द मॉडल्स जो भी पेड वाले मॉडल्स हैं, वो आपसे टोकन वाइज़ चार्ज करते हैं। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक ये देते हैं। तो अब हमने सारा चीज़ों को यहाँ पे पास किया अपने मॉडल में और देखिए हमारा आउटपुट पिछले से कुछ इम्प्रूव हो गया है और यही हमारा इसने टेम्परेचर से हमारे ये हमारा बेनिफिट है। तो इस तरह से हम अपने आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं जीपीटी मॉडल के टेम्परेचर स्केलिंग से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। हम यहाँ पर अपना लेक्चर को रोकते हैं और अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे लैंग चेन के ऊपर डिटेल में पढ़ना और बीच में मैं कुछ आपको प्रोजेक्ट्स बनाना भी सिखाऊँगा। एलएलएम ऐप से एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।